नमस्ते। कहीं पर गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। पॉवर्टी एवरीवेयर इज़ अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। पॉवर्टी एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। अभाव व दरिद्रता में निवारण हेतु प्रत्येक देश में उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष जारी किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का फिलाडेल्फिया घोषणा पत्र 10 मई 1944। जिस समय फिलाडेल्फिया घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था उस समय वास्तव में उपनिवेशित देशों में वृहद स्तर पर गरीबी व्याप्त थी। इस संदर्भ में यह घोषणा पत्र प्रशंसनीय कदम था। आज उस समय से हम 70 वर्ष आगे निकल चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस है। बिल गेट्स की शब्दों में कहें तो गरीब देशों की संख्या कम हुई, लेकिन गरीबों की संख्या में इजाफा ही हुआ है। गरीबी व इससे उत्पन्न सामाजिक अपवर्तन व असुरक्षा स्वाभाविक रूप में कुंठा, हिंसा व संघर्ष को जन्म देती है, जो समृद्धि व खुशहाली के दावे को खोखला साबित कर देती है। गरीबी के अनेक पहलू सामाजिक वैज्ञानिक इसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते। प्राय आय व उपभोग के निम्न स्तर को गरीबी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अब सामाजिक अपवर्जन और सुरक्षा पर आधारित निर्धरता का विश्लेषण सामान्य होता जा रहा है। मोटे तौर पर सामाजिक अपवर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से वंचित रहते हैं जिनका उपयोग दूसरे अच्छे से करते हैं। चिंता की बात यह है कि ऐसी वंचना हिंसक संघर्ष को जन्म दे रही है। आज सामाजिक वंचना के कारण ही नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी गतिविधियों को प्रश्रय मिल रहा है, जिससे वैश्विक स्थिरता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। यह सहज रूप से समझा जा सकता है कि क्या अस्थिर वातावरण वास्तव में समृद्धि को प्रोत्साहित करेगा। आतंकवाद के साए में जो आज पूरा विश्व आ चुका है, समृद्धि देश भी इस आतंक के साए में आ चुके हैं। भारत में नक्सलवाद का उदय 1960 के दशक में पश्चिम बंगाल से हुआ था, लेकिन अब जब इसे गरीबी व असमानता से युक्त सिंचित जमीन मिली तो यह तेजी से फैला। आज इसने लाल गलियारे के रूप में एक बड़े इलाके को अपने अंदर समेट लिया है। आज सामाजिक वंचना के कारण नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी गतिविधियों को प्रेशर मिल रहा है, जिससे वैश्विक स्थिरता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। यह सहज रूप से समझा जा सकता है कि क्या अस्थिर वातावरण वास्तव में समृद्धि को प्रोत्साहित करेगा। आतंकवाद के साए में जो आज पूरा विश्व आ चुका है, समृद्ध देश भी इस आतंक के साए में आ चुके हैं। भारत में नक्सलवाद का उदय 1960 के दशक में पश्चिम बंगाल में हुआ था, लेकिन जब इस गरीब व असमानता से युक्त संचित जमीन मिली तो वह तेजी से फैला। आज इसने लाल गलियारे के रूप में एक बड़े इलाके को अपने अंदर समेट लिया है। उग्रवादी गतिविधियों के कारण नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में अब संरचनात्मक विकास अवरुद्ध हो रहा है, जिसका प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव इन प्रदेशों की समृद्धि पर पड़ रहा है। दूसरी तरफ गरीबी का बीमारी तथा पर्यावरण प्रदूषण से भी समानुपातिक संबंध रहा माना जाता है। किसी क्षेत्र की गरीब बस्तियों को डिजीज वर्धन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाता है। वर्तमान पर्यावरण का मसला तो सीधे तौर पर गरीबी से जुड़ा है, विशेषकर वहाँ जहाँ अपनी रोजी रोटी के लिए अपने निकट के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होना व्यवस्था होती है। गरीबी से जुड़ी बीमारी व पर्यावरण प्रदूषण की दोनों स्थितियाँ व्यापक स्तर पर मानव समृद्धि की राह में बाधा बनती हैं। बढ़ते प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन को आज मानव स्थिति के लिए सबसे गंभीर खतरा माना जाता है। इसके प्रभाव की जद में पिछड़े व समृद्ध क्षेत्र बिना किसी भेदभाव के शामिल। इसी के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान का कथन सत्य प्रतीत होता है। चरम गरीबी कहीं भी मानव सुरक्षा के लिए खतरा है। फिर यदि हम अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि निर्धनता किसी समृद्ध देश क्षेत्र के अग्रिम विकास की संभावना को कम करती है। इसका कारण यह है कि जहाँ व्यापक स्तर पर निर्धनता प्राप्त होती है, वहाँ प्रति व्यक्ति आय व उपभोग का स्तर निम्न होने के कारण मांग का पर्याप्त सृजन नहीं हो पाता। उदाहरण स्वरूप हम मान लें कि महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्य है, किंतु उसके उद्योगों को भी तो खपत के लिए एक बाजार चाहिए, लेकिन परिधीय राज्यों में चूंकि पिछड़ापन व्याप्त है, इस कारण से मांग सृजन के अभाव में महाराष्ट्र का औद्योगिक विकास प्रभावित होता है। इसके विपरीत यदि परिधीय राज्यों में उपभोग व आय का स्तर ऊंचा होगा तो यह कहीं न कहीं औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन का ही काम करता है। यह तथ्य समान रूप से सेवा क्षेत्र पर भी लागू होता है। मान लें कोई बौद्ध पर्यटक पवित्र स्थलों का दर्शन करने के लिए बिहार व उत्तर प्रदेश आना चाहता है, लेकिन उस क्षेत्र विशेष के पिछड़ेपन के कारण उसका आगमन वहाँ नहीं होता, तो इससे नुकसान सिर्फ उस राज्य को नहीं होता बल्कि देश के अन्य क्षेत्र व स्थान को भी प्रभावित होते हैं। इस कहने का तात्पर्य यह है कि देश के अंदर एक भाग में विद्यमान पिछड़ापन कहीं न कहीं संपूर्ण देश की समृद्धि पर नकारात्मक असर डालता है। भले ही हम एक क्षेत्र में विद्यमान गरीबी और पूरे देश की समृद्धि पर इसके नकारात्मक असर को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन दिलचस्प तथ्य यह है कि समाजवादी देश अर्थशास्त्र के इस तकनीकी पहलू को समझते थे। कभी हमने सोचा नहीं है कि जब ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था तो ब्रिटिश उपयोगितावादी चिंतकों द्वारा भारत में भूराजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की बजाय जाति बंदोबस्त की
पैरोकारी क्यों की गई। इसका मुख्य कारण यह था कि ब्रिटिश क्षेत्र लगान देने के पश्चात बचे कृषि अधिशेष को कुछ जमींदारों के पास ही संचित उन्होंने नहीं देना चाहते थे। उनकी नज़र में यदि कृषि अधिशेष किसानों के पास जाता तो कुछ जमींदारों के बजाय एक बड़ा किसान वर्ग ब्रिटेन के कल कारखानों के लिए बृहद स्तर पर मांग सृजन करता। भारत में भी यह समझे जाने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर विद्यमान कहीं गरीबी कहीं समृद्धि की सभ्य क्षमता को पाटकर ही अर्थतंत्र को उदाहरणीय रूप में विकसित किया जा सकता है। दूसरे, गरीबी और प्रवास का मुद्दा भी एक दूसरे से संबंध है। स्वाभाविक रूप से गरीबी के कारण पिछड़े क्षेत्र से समृद्ध क्षेत्रों में प्रवास को बल मिलता है। इसके कई सकारात्मक परिणाम भी दृष्टिगोचर है। मसलन पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार इत्यादि राज्यों के प्रवासियों ने पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास के लिए उनकी हरित क्रांति योजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा किया। लेकिन दूसरी तरफ प्रवासियों व स्थानीय लोगों में कम रोजगार को लेकर तनाव भी उत्पन्न होता है। इसी कारण क्षेत्र आधारित हिंसक घटनाएं सामने आती है, जिससे समाज नगरों में गंदी बस्तियों की संख्या में इजाफा हुआ है। इस प्रकार समृद्ध क्षेत्रों के नगरों की धारणीय बनाए रखने के लिए भी निर्धनता निवारण आवश्यक है, क्योंकि यदि एक क्षेत्र में निर्धनता व्याप्त है तो यह दूसरे क्षेत्र की समृद्धि को भी उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की संभावना को कम करती है, भले ही दूसरा क्षेत्र समृद्धि ही क्यों न हो। विडंबना तो यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त निर्धनता समृद्धि एवं शांति के साथ साथ एकता व अखंडता पर भी चोट करती है। समस्या पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनके द्वारा चुकाए गए कर से संचित राजस्व का खर्च उन पर न होकर बुंदेलखंड के लोगों पर क्यों हो रहा है। फलतः पिछड़ेपन और समृद्धि क्षेत्रों के बीच आर्थिक विषमता एक तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न करती है। इस स्थिति में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच आत्मीयता व मेलमिलाप की भावना की बजाय घृणा व अलगाव के बोध का अधिक संप्रेषण होता है। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर किस प्रकार गरीबी को पाटकर सर्वत्र समृद्धि की इबारत लिखी जा सके। समकालीन भारत पर यदि हम दृष्टिपात करें तो हमारे समक्ष दो तरह की तस्वीरें आती है। एक तरफ बिहार, उड़ीसा व झारखंड जैसे राज्य हैं जहाँ गरीबी व्यापक स्तर पर पर्याप्त हुए। दूसरी ओर केरल, पंजाब व हरियाणा जैसे राज्य जो मानव संसाधन में निवेश कर या उच्च कृषि वृद्धि की दर हासिल कर निर्धनता को पारंपरिक रूप से कम करने में सफल हो रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि कुछ भाग निर्धनता के कुचक्र में है तो भारत को समृद्धशाली राष्ट्र की सूची में कैसे शामिल किया जा सकता है। उपयुक्त परिस्थितियों से निपटने के लिए हमें सर्वोदय की अवधारणा को अमली जामा पहनाने की आवश्यकता है। सर्वोदय शब्द के दो मुख्य अर्थ हैं। सर्वोदय था जिसका उदय और सब प्रकार से उदय। दूसरे शब्दों में कहें तो सर्वोदय का अर्थ है यदि अंतिम जनों का भी उदय और कुछ क्षेत्रों की बजाय संपूर्ण क्षेत्र का उदय। अंतिम जनों का उदय की हमारी समृद्धि को धारणीयता प्रदान करता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के शब्दों में कहें तो हमारी प्रगति की कसौटी इसमें नहीं कि हम उन लोगों को समृद्ध बनाएं जो पहले से ही समृद्ध है, बल्कि इसमें है कि जिसके पास अत्यल्प साधन है, क्या हम उन्हें पर्याप्त मात्रा में संसाधन प्रयोग करवा पाते हैं। ऐसे में हमें सर्वोदय की सफलता के लिए प्रयासरत होना चाहिए। इसकी सफलता के साथ ही कहीं पर भी गरीबी नहीं हो रहेगी और हम कह सकेंगे कि कहीं पर भी गरीबी नहीं है। कह सकेंगे कि कहीं पर भी गरीबी नहीं, इसलिए हर जगह समृद्धि को खतरा नहीं। ऐसा ही संकल्पना हमारे उपनिषद में भी दी गई है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। थैंक यू।